Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College जींदवाना से हम ऑस्मोसिस का जो मेन टॉपिक है वो अब शुरू करेंगे। अभी तक हमने वाटर रिलेशंस पढ़े, डिफ्यूज़न पढ़ा, डिफ्यूज़न को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े। अब इसके बाद हम ऑस्मोसिस या परासरण पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस जो शब्द था, द टर्म ऑस्मोसिस वाज कॉइन्ड बाय नॉलेट। एबी नॉलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म ऑस्मोसिस या परासरण दिया था। ऑस्मोसिस में बी डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन थ्रू ए डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन या विलेन क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस को की परिभाषा जो दी गई वो सामान्यतः परिभाषा दी गई कि जो सॉल्वेंट या विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं थ्रू ए डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक डिफरेंशियली या अर्धपारगम्य, सेलेक्टिवली कह सकते हैं, या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अपने हायर कंसंट्रेशन के क्षेत्र से लोअर कंसंट्रेशन या निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन ऑस्मोसिस कहलाता है। Thus, in other words, the solvent in all biological systems is water. जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, उसमें जो मेन सॉल्वेंट है वो जल होता है। Thus, in other words, osmosis is the diffusion of water through a differentially permeable membrane. यदि हम सामान्य भाषा में कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के संबंध में कि जल के अणुओं का विसरण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। आप जानते हो कि विसरण क्या है? अणुओं का, चाहे गैस हो, लिक्विड हो, चाहे और सब्सटेंस हो, उसका अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। और उसको बीच में अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली ले आएँ तो वही विसरण जल के अणुओं का बायोलॉजिकल सिस्टम के संबंध में परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। इस ऑस्मोसिस को हम एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा लैब में समझ सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हमको थिसिल फनल लेनी है, शुगर लेनी है, जल लेना है, दो बीकर लेने हैं, दो फनल लेनी है, एक ही फनल लेनी है, बीकर भी एक ही लेना है, और एक गोट ब्लैडर या पार्चमेंट पेपर लेना है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह से कार्य करेगा। तो इस गोट ब्लैडर या बकरी के ब्लैडर या पार्चमेंट पेपर को थिसिल फनल की चौड़े वाले हिस्से पर बांध देते हैं और इसके अंदर कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं। और उसके बाद जहाँ तक हमने भरा है उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने पहली वाला जो ए वाला एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर ये स्टार्टिंग है, हमारा इनिशिएशन है, आरंभिक अवस्था है एक्सपेरिमेंट की हमारे। फिर इस थिसिल फनल को हम पानी से भरे हुए, शुद्ध जल से भरे हुए बीकर के अंदर उल्टा करके अपने चौड़े वाले हिस्से की तरफ से रख देते हैं। कुछ समय रखा रहने के बाद आफ्टर सम टाइम द लेवल इन द ट्यूब इंक्रीजेज। हम क्या देखते हैं कि इस थिसिल फनल की जो ट्यूब है इसमें ये लेवल ऊपर की ओर बढ़ गया है, जो अंदर सॉल्यूशन था उसका। ये किस कारण से बढ़ा? दिस इज ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। जल की एंट्री के कारण जो पार्चमेंट पेपर था इसके थ्रू बीकर से जल थिसिल फनल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे इसका लेवल बढ़ गया। ये क्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। तो molecules from the beaker into the thistle funnel. The concentration of water molecule in beaker is more than their concentration inside the thistle funnel. क्यों होता है? क्योंकि बाहर प्योर वाटर है,
अंदर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर होने की वजह से अंदर जल के अणुओं में का सांद्रण कम होता है। तो बाहर प्योर वाटर है, वहाँ जल के अणुओं का सांद्रण बहुत अधिक है। तो देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन दैट इज फ्रॉम बीकर टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन। इसलिए क्या होता है, जो जल के अणु हैं अपनी उच्च सांद्रता से, जो कि बीकर में था, से अपनी निम्न सांद्रता की ओर, जो कि थिसिल फनल के अंदर था, शुगर मिलने के कारण वहाँ सांद्रण कम था जल के अणुओं का, की तरफ मूव हो जाता है, कि अंदर चला जाता है, जिससे थिसिल फनल का लेवल बढ़ जाता है। इससे हम आसानी से ऑस्मोसिस की क्रिया को समझ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद परमिएबिलिटी एंड मेम्ब्रेन्स, जो झिल्लियाँ हैं उनकी पारगम्यता भिन्न भिन्न होती है। परमिएबिलिटी, पारगम्यता, इसके आधार पर कई प्रकार की मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। परमिएबिलिटी इज द डिग्री ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू ए मेम्ब्रेन। पारगम्यता क्या है, किसी एक झिल्ली के थ्रू गैसेस का डिफ्यूज़न, लिक्विड का डिफ्यूज़न या डिजॉल्व सब्सटेंस का जो डिफ्यूज़न या विसरण होना है, उसको उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। ए membrane may be highly permeable to one substance, moderately permeable to the second, and only slightly permeable to the third। एक जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो किसी एक सब्सटेंस के लिए तो बहुत ही पारगम्य होती है, हो सकती है हाईली परमिएबल, बहुत पारगम्यता उस सब्सटेंस को दिखाती है, वो सब्सटेंस आसानी से उस झिल्ली के आर पार आ जा सकता है। वहीं वो मेम्ब्रेन किसी और सब्सटेंस के लिए या दूसरे किसी भी पदार्थ के लिए कम पारगम्यता दिखाती है और किसी तीसरे पदार्थ के लिए बहुत ही कम परमिएबल होती है, पारगम्य हो सकती है। ठीक है, तो झिल्ली अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थों के प्रति अपने रेस्पॉन्सेस शो करती है। कोई बहुत आसानी से जा सकता है, कोई पदार्थ कुछ कम मात्रा में जाता है और कुछ पदार्थ और बहुत ही कम मात्रा में जाता है या नहीं जाता है। Normally, the permeability of a given membrane to a particular substance remain unchanged। सामान्यतः क्या देखा गया है कि जो एक झिल्ली है वो एक किसी पर्टिकुलर पदार्थ के लिए उसकी जो पारगम्यता है वो अप्रभावित रहती है। सामान्यतः क्या देखा गया है कि किसी एक पदार्थ के लिए कोई एक मेम्ब्रेन, उसकी पारगम्यता सामान्यतः अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती है। हाउएवर चेंजेस इन परमेबिलिटी कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय मेनी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। लेकिन ये पारगम्यता वातावरण में होने वाले कृत्रिम या प्राकृतिक परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि कोई कृत्रिम रूप से आप किसी की पारगम्यता बढ़ा सकते हो झिल्ली की या कम कर सकते हो। ऐसे ही वातावरण के कुछ ऐसे कारक हैं जो इस परमिएबिलिटी को या पारगम्यता को झिल्ली की प्रभावित करते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। पारगम्यता के आधार पर निम्न प्रकार की झिल्लियाँ देखी गई। सबसे पहली है परमिएबल, पारगम्य। दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन अलाउज ए फ्री पैसेज टू वाटर, अदर सॉल्वेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस, दैट इज प्लांट सेल वॉल। पारगम्य जो झिल्ली है या पारगम्यता जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो जल को, किसी अन्य सॉल्वेंट को और ज़्यादातर जो घुले हुए पदार्थ हैं उनको अपने अंदर से पार होने देती है, निकलने देती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम प्लांट की सेल वॉल में देखते हैं। वो फुली परमिएबल होती है, कोई भी पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है जैसी आवश्यकता है, जैसे आना जाना चाहे। फिर दूसरी प्रकार है इम्परमिएबल, अपारगम्य। द मेम्ब्रेन विद डिपॉजिट ऑफ क्यूटिन एंड सुब्रेनिल do not allow the entry of water, dissolved substances and gases, hence called permeable, that is cell wall with thick layer of cutin on its surface। ऐसी झिल्ली जिसके अंदर क्यूटिन या सुबेरिन जैसे पदार्थों का जमाव होता है, जिसकी भित्ति के ऊपर या मेम्ब्रेन में क्यूटिन और सुबेरिन का जमाव है, जिसकी वजह से ना तो उसमें जल
ना कोई भी घुले हुए पदार्थ, ना कोई गैसेस उसके अंदर से आर पार आ जा सकती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल या अपारगम्य कहलाती है। जैसे सेल वॉल विथ थिक लेयर ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स सरफेस। ऐसी कोई भी भित्ति जिसके ऊपर मोटी क्यूटिकल की परत हो, क्यूटिन की परत हो, जिससे बिल्कुल भी जल या कोई भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस या गैसेस आर पार आ जा नहीं सकते हैं, ऐसी भित्ति इम्परमिएबल कहलाती है। तीसरी प्रकार है सेमी परमिएबल, अर्धपारगम। ए मेम्ब्रेन दैट इज almost totally impermeable to solute molecules while it is permeable to the solvent is called a semi permeable membrane। ऐसी झिल्ली जो जिसके अंदर से सॉल्यूट यानी कि जो विलेय है उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी आर पार ना जा सकें, लेकिन जो विलायक है जिसमें घुले हैं, सॉल्वेंट है जो, वो आर पार आ जा सकता है। ऐसी झिल्ली सेमी परमिएबल या अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स में से जो सॉल्यूट है वो पार नहीं जा सके लेकिन सॉल्वेंट पूरा पूरा जा सके, ऐसी झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, selectively or differentially permeable membrane ऐसी झिल्ली है दिस membrane allows some molecules of ions to enter readily while allowing other more slowly and does not allow certain molecules at all, that is different substances diffuse at different rates। selectively और differentially permeable membrane चूँकि कुछ मॉलिक्यूल्स को, आयंस को अपने अंदर आसानी से जाने देती है, कुछ को स्लोली जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती, यानी कि सिलेक्शन कर रखा है उसने कि मैं ए को जाने दूंगी, बी को थोड़ा जाने दूंगी और सी को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, मान लें हम किसी पदार्थों को। तो ऐसी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसमें से विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न दरों पर या रेट पर विस्तृत होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। अलग अलग पदार्थ अलग अलग रेट्स के ऊपर डिफ्यूज़ होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा, कोई कम और कोई बिल्कुल कम। तो ऐसी चौथी झिल्ली सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। मैनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन सराउंडिंग सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल। बहुत सारी जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जैसे प्लाज्मा लेमा है, टोनोप्लास्ट है जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन कहलाती है, और द मेम्ब्रेन सराउंडिंग सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। ऐसी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल कहलाती हैं। इन ए लिविंग सेल osmosis is regulated by the cell membrane or plasma membrane which is situated close inside the cell wall। In a living cell osmosis is regulated by the cell membrane or plasma membrane जो कि सेल वॉल के बहुत पास होती है। तो सेल वॉल से जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिविंग सेल्स में जो परासरण की क्रिया है वो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। It is the first important barrier to the free passage of the molecules and ions which try to enter the cell from outside। तो ये पहला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के या आयंस के बाहर से अंदर पैसेज को कंट्रोल करती है, निर्धारित करती है। Although the cell cannot select substances beneficial to it and prevent the entry of substances harm or toxic, cell membrane however prevents free diffusion of material into and out of the cell। सेल ये सेलेक्ट नहीं कर सकती खुद भी कि उसके लिए कौन सा पदार्थ बेनिफिशियल है, कौन सा लाभकारी है और कौन सा टॉक्सिक है या हार्मफुल है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मटेरियल्स के फ्री डिफ्यूज़न को कंट्रोल करती है, कि किनको अंदर जाना है किनको बाहर जाना है वो मेम्ब्रेन के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि पूरी सेल के द्वारा।
The cell membrane readily allows the passage of gases like carbon dioxide, oxygen, nitrogen and solvents like water, alcohol, ether and chloroform etc. जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने से बहुत आसानी से अलाउ करती है किन गैसों का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कुछ विलायक जैसे जल, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि जो कि आसानी से इसके अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कितनी प्रकार की मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्ट कर सकती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाना है, कौन सा नहीं जाना है सेल के अंदर। सेल नहीं डिसाइड कर सकता कि उसके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा हार्मफुल है। However, organic substances like mono and disaccharides, fatty acids, glycerol, amino acids, and some electrolytes pass relatively slowly through the cell membrane. जो कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे मोनोसैक्राइड है, डाइसैक्राइड है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, अमाइनो एसिड्स है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बहुत ही स्लोली सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, निकल सकते हैं। सब्सटेंसेस लाइक पॉलीसैकेराइड, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स डू नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज इम्परमेएबल टू देम। जबकि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं। ये मेम्ब्रेन इनके लिए अपारगम्य होती है, इम्परमेएबल। The selective permeability of the cell membrane is a dynamic over-changing property। यानी कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो पारगम्यता है ये चेंज हो सकती है, एक ओवर चेंजिंग प्रॉपर्टी है। यानी कि मेम्ब्रेन एक बहुत ही सेलेक्टिव अपने हिसाब से, मतलब आप देखें तो इसको अपने को क्या चाहिए और क्या नहीं उसको ये कंट्रोल कर सकती है। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इफेक्ट्स द परमेबिलिटी ऑफ द सेल। बहुत सारे बाह्य और आंतरिक जो कारक हैं, इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो सेल वॉल की परमेबिलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।